एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है एक चमकदार हल्के हरे रंग वाले कपड़े और जमीन में फैली हुई बना हुआ लालिमा सुनहरे बाल, माँ जैसी नीली आंखें और नाक ओठ लाल, एक ऐसी सुंदरता और मनमोहक सा दृश्य। कुमारी एलेवेन आ रही है और ये जगह है एल्वन साम्राज्य की। बोलते हैं, हे भगवान, राजकुमारी क्या वो आ गई? यूवरनेस अपने मन में बोलती है, इस समय एक कहानी के भीतर में हूँ जिसका ये शरीर है। यहाँ ऐसे हंगामा हो रहा है, लग रहा है कोई यहाँ सेलिब्रिटी आ गई है, लेकिन ये नजारा लोगों का नहीं है, डर से भरा हुआ नजारा है। कुमारी वो किस तरह का इंसान थी? हिंसा और क्रूर स्वभाव के कारण वो राजधानी में हंगामा मचा देती थी, मानो वो एक ऐसे टाइम बॉम्ब में थी कि वो कभी भी फट सकता था। खास तौर पर अगर सिर्फ पिछले एक महीने की बात करें, राजकुमार के सामने जिद करने लगी और रोने लगी, बस इसलिए क्योंकि वो उस गार्ड ड्यूकस से शादी करना चाहती थी, जिसे वो एक तरफा प्यार करती थी। पति की मंजूरी मिलने से पहले ही उसने दासियों को सताना शुरू कर दिया था, उन्हें जबरदस्ती शादी की तैयारी करने के लिए आदेश दिया था और उसने उन महिलाओं के बाल खींच लिए जिसने आरोप लगाया था उस आदमी के साथ छेड़खानी कर रही थी, जिससे वो शादी करने वाली थी। जब गार्ड ड्यूकस ने शादी से इनकार कर दिया तो उसने सारे कमरे का सामान तोड़ दिया और यहाँ तक कि भूख हड़ताल की भी घोषणा कर दी थी। जब मैंने इसे किताब में पढ़ा था तो मुझे मजाक लगा था, लेकिन अब सोचा मैं खुद ही इस टाइम में आ चुकी हूँ। काश ये एक सपना होता तो मैं अब तक जग चुकी होती। मैंने तो 2 हफ्ते पहले इस शरीर में आंखें खोली थी। ये जगह कौन सी है और मेरे बालों का कलर ऐसा क्यों है? मैं हूँ, आखिरकार मैं हूँ कौन? नेड बोलती है, राजकुमारी क्या आप ठीक है? वर्नेस बोलती है, क्या आपने अभी क्या कहा? मैं कौन हूँ? नेड बोलती है, साम्राज्य की राजकुमारी एलेवेन। शुक्र है मुझे जल्दी ही याद आ गया यह किस नोबल की कहानी है और मैं किस किरदार में आ गई हूँ, वरना तो ये अफवाह फैल जाती कि पहले से ही सिर दर्द वाली राजकुमारी अब पागल हो चुकी है। एलेवेन बोलती है, तो आप यही थे राजकुमार ड्यूकस और मैं आपसे मिलना चाहती थी। वो बोलता है, प्रिंस क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे? यूवरनेस बोलती है, ठीक है, मैं इसकी इजाजत देती हूँ। जैसे कि आप समझ ही गए होंगे ये गार्ड ड्यूकस ही है। राजकुमारी का एक तरफा प्यार वो आइविन के अंधे पीछे करने के कारण मंगेतर बना, हालांकि यह ज्यादा उसे डराने वाला था। हालांकि दूसरे आदमी को पसंद करने लगा, ये महिलाओं के लिए पसंदीदा व्यक्ति था। भाविक रूप गार्ड ड्यूकस से नफरत करने लगा था। ड्यूकस बोलता है, तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें नाचने के लिए घसीट के लाया गया है। वो बोलती है, मुझे डर है कि आपके पैर पर पाँव चल जाएगा तो मेरी जान चली जाएगी। अरे वो तो हंस रहा है। ड्यूक बोलता है, मैं ऐसा क्यों करूँगा, आखिरकार हम दोनों साथ ही रहना है। वर्नेस बोलती है, ये आदमी कितना झूठ बोलता है, भले ही हमारा रिश्ता बुनियाद पे है और उसे लगेगा कि मैं बेकार हूँ तो वो बिना हिचकिचाहट के वो मुझे खत्म कर देगा। भले ही वो मुझसे अच्छा व्यवहार करे, लेकिन इस आदमी का असलियत मैंने देखा नहीं है। वो एक छिपा हुआ कठपुतली जैसा है। गुप्त रूप से अकेले लोग ने जान लिया है, उसे सत्ता को कब्जा करना है। ऐसा निर्दयी व्यक्ति के लिए केवल एक ही वजह हो सकती है, उस औरत से अच्छा संबंध बनाने का नाटक करना। समझता है कि मैं उसके लिए फायदेमंद हूँ, इससे ज्यादा तो वो बिजनेस जैसा व्यवहार करता है। शायद यही वजह है कि उन नोबल की कहानी में कि ड्यूकस की मुस्कान बहुत खतरनाक लगती है। उसके नजरों में एक शिकारी की झलक दिखती है, ऐसा शिकारी जो मुस्कुराते हुए अपने शिकार से खेल रहा है। ये सच में परेशान करने वाला है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा जोखिम भरा प्रस्ताव है, ना बड़ा गठबंधन, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। कहानी का आधा भाग आगे बढ़ चुका है, भी उन लोगों के भी नजरों
हाथों में गिर चुका है जो कभी उनके सबसे करीब थे। अगर वो नोबेल की शुरुआत होती तो मैं उसे बदल सकती थी, लेकिन ये रिश्ते तो पहले ही बदल चुके हैं। फिर भी मैं हार नहीं मान सकती क्योंकि सब कुछ टूट चुका है, क्योंकि जल्दी वो मरने वाली है। हालांकि वो एक कहानी का किरदार था, हालांकि वो कहानी के अनुसार मर चुकी है। अपने सबसे खूबसूरत दिन पर अपनी शादी के दिन मार दिया गया था और अंत में ही वो दुनिया से चली गई थी। और जिस दिन में आइवी के रूप में जागी थी, आज कौन सा दिन है? आइवी की शादी से 44 दिन पहले अपनी पिछली जिंदगी में अनाथ की तरह जी और ऐसे संघर्ष किया। फाइनली मैंने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और मुझे नौकरी मिल गई। जब मुझे लगा कि मेरी जिंदगी पलट गई है तब एक हादसा हुआ। कंप्यूटर बोलता है बधाई हो, आपने चुन लिया है। और अब न सिर्फ हर कोई मुझसे नफरत करता है बल्कि 1 महीने से भी कम समय में मेरी हत्या होनी थी और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं मेन कैरेक्टर की कहानी में ऐसे नहीं मरना चाहती और मैं जिंदा रहूंगी। सबसे पहले मैं ये शरीर में आया था कुमारी इवेन की सौतेली माँ बोलती है आप पार्टी में यहाँ कैसे आ गए? याद है मैंने कहा था इस पार्टी में आने की कोई जरूरत नहीं है। अर्निस बोलती है आपने ही मुझे बुलाया था इसलिए आना जरूरी था। मुझे बिल्कुल आना नहीं था, आप जानती है ना। राज की कुलीन राजकुमारी इवेनेस। राजकुमारी का उग्र स्वभाव दिन पर दिन और भयंकर होता जा रहा है। मैं भी राजकुमारी से डरती थी। इन दिनों राजकुमारी किसी और की तरह लग रही है। मेरे साथ दयालु और अच्छा से व्यवहार करती है। जब हुआ है तब वो बीमार थी, बर्दाश्त खो गई थी। अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। अर्नेस बोलती है अरे नहीं, ये बात बाहर चल गई तो शादी पर फर्क पड़ सकता है। इसे एक राज ही रहने दो प्लीज। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए लेकिन मैं राजकुमारी की ये नई छवि पसंद करती हूँ। मुझे ये राजकुमारी बहुत पसंद है जो अपना यादें खो दी है। अर्नेस बोलती है मैं चाय की पत्ती लेके आई हूँ। हाँ जी राजकुमारी। अर्नेस बोलती है ये चाय की पत्तियाँ ऊपर से फट गई हैं। सौतेली माँ बोलती है खुशबू बहुत अच्छी है, थैंक यू। एक ड्रेस वाली लेडी बोलती है राजकुमारी इलेवन के आने से और रौनक बढ़ गई है। काश राजकुमारी सोलियस भी हमारे साथ होती, लेकिन वो लार्केरिस के साथ तो युद्ध पे गई है और मुझे चिंता हो रही है कि युद्ध का क्या परिणाम आएगा। आना ड्रेस वाली लेडी बोलती है सही कहा, मैं आशा करती हूँ कि राजकुमारी सोलियस जल्दी युद्ध से आ जाए। अर्नेस बोलती है जैसे कि वो जबरदस्ती सोलियन की कहानी पर इतना जोर दे रही है। लगता है कि वो मुझे गुस्सा दिलाना चाहती है जो एक दिन किसी प्रतिकथा की तरह वो अचानक आ गई। सम्राट की बेटी और सेल्वस इस कहानी की नायिका है। उनकी शक्तियाँ का प्रदर्शन किया गया तो इवेन की शक्तियाँ को नकारा गया और उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया और गुस्से में आकर सोलियस को शांत करा दिया गया। और इस बार भी अगर वे सीरियस की बात छोड़ते हैं तो उन्होंने जरूर सोचा होगा कि मैं अपना आपा खो दूं और कोई तमाशा खड़ा कर दूं। इवेन की बेटी को खूब वो लोग मारते थे। ऐसा लगता है जैसे कि वो सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माफ कीजिए उनके इच्छाओं के अनुसार आगे चलने की कोई जरूरत नहीं है। अर्नेस बोलती है ज्यादा टेंशन मत लीजिए, हम लोग ही जीतेंगे। पहले तो मुझे बचने का रास्ता खोजना होगा। एक ड्रेस वाली लेडी बोलती है बिल्कुल सही, जीत तो हमारी ही होगी, लेकिन आपको क्या खास वजह है? बिल्कुल हाँ। अर्नेस बोलती है मैंने सुना है कि युद्ध राष्ट्र लॉरेंस के युद्ध में आपने अपने छोटे बेटे को सौंप दिया है। वे उस शक्तिहीन सबसे छोटे भाई को राजनीति से हटाना चाहते हैं तक कि वो कमान छोटे राजकुमार के हाथ में है। क्या हमारी सीनियर शक्ति के खिलाफ अधिक नहीं है? ड्रेस वाली लेडी बोलती है आप सचमुच इंटेलिजेंट है राजकुमारी और दुश्मन की जानकारी आपको बिल्कुल मालूम है। सौतेली माँ बोलती है ऐसा लगता है कि आपने बहुत जांच किया है। राजकुमारी का यह पक्ष ड्यूकस को भी पहचान बनानी चाहिए और शादी का 1 महीना बच चुका
चुका है और अभी तक दूल्हा नहीं आया। यह तो ज्यादा ही कुछ बेशर्म नहीं है? कितना बेहुदा है। क्या वो कहना चाहती है कि चाहे मैं कितना भी इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करूं, मैं तो बस बेचारी मंगेतर हूँ। इसे उसका मंगेतर नजरअंदाज करता है। लेडी बोलती है, प्लीज गॉड ड्यूकस के बारे में थोड़ा बताइए। वो बोलती है, जी राजकुमारी। ड्यूकस रोहन ग्रेस ड्यूकस की चाची। तो तेली माँ बोलती, हाँ ये तक की तुच्छ दया भी, खैर हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। असल में मैं चाहती थी कि गॉड ड्यूकस की बात चले। अर्निस बोलती है, मैं ठीक हूँ माँ, ऐसा कोई जोड़ा होता है जो शादी के बाद भी दूसरों के करीब आता है। उसकी माँ बोलती है, मैंने सुना है कि गॉड ड्यूकस को ऊपरपंतियाँ नहीं पसंद। अर्निस बोलती है, किसी और की ओर देखना नहीं, इसलिए अगर मैं कोशिश करूँ तो हमें यकीन एक प्यारा भरा जोड़ा बन सकते हैं। वो रखेल से समाज्ञा बनी थी, जरूरी उनके दिल में थे, बात गहराई तक शर्म की तरह बैठी थी। मुझे तो कुछ कहने की जरूरतें नहीं है, ये पुरानी बातें खुद उजागर हो गई। सोचने वाली बात है कि शादी के बाद मुझे ड्यूकस जाना चाहिए। जरूर सम्राट से कहा होगा कि इस पर नजर रखे। अगर मैं महल से बाहर चली गई तो उनके लिए संभालना बहुत आसान हो जाएगा। मैं राजधानी में अक्सर नहीं आ पाऊंगी, इसलिए माँ मैं आपसे एक विनती करती हूँ। मेरे प्रस्ताव से पहले मैं राजकुमार के लिए मैं मंदिर में प्रार्थना करना चाहती हूँ कि यह ऐसा परिस्थितियाँ हैं, इसलिए मैं महामहिम के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। हालांकि अगर मैं आज्ञाकारी और अच्छा बेटी बनने का नाटक करती हूँ तो इतने सारे लोगों के निगरानी के बीच उनके पाँव इजाजत देने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। इसकी माँ बोलती है, उसका दिल बहुत वास्तव में सुंदर है, मैं इसकी इजाजत देती हूँ। जितनी बार भी जाओ महामहिम बहुत खुश होंगे। बहन बोलती है, थैंक यू माँ, तो फिर मैं चलती हूँ। ब्लैक ड्रेस वाली लेडी बोलती है, राजकुमारी बहुत समझदार हो गई है। माँ बोलती है, उम्मीद है ऐसा ही हो। ऐसा लगता है कि उसे पता चल गया है कि राजकुमार तैयार हो गए हैं। जो राजकुमारी पहले मुसीबत करती थी वो अब वो प्रार्थना करती है। क्या वो प्रार्थना करनी चाह रही है या सिर्फ उस आदमी के लिए पीछे भाग रही है जिससे वो मोहब्बत करती है? चाहे वो जाकर गॉड ड्यूकस से लिपट जाए या सब कुछ बिगाड़ दे। सीन कट होता है। यूएन अपने मन में सोचती है, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं और आत्मा के लिए, और इस समय ही गॉड ड्यूकस इस मंदिर में आते हैं और मुझे यही गॉड ड्यूकस से मिलना होगा। गॉड ड्यूकस तो शाही महल के पास भी नहीं आते हैं। इस बार मेरी माँ इस बातों में फंस गई, पर इसका कोई भरोसा नहीं है कि ये अगली बार भी होगा। ड्राइवर बोलता है, हम मंदिर पहुँच गए। यूएन अपने मन में बोलते हैं, इस बार तो इवन की मदद सिर्फ ड्यूकस गार्सी कर सकते हैं। मुझे पता नहीं कि ड्यूकस मेरी बातों को कितना गंभीर से सुनेंगे। अगर मैं ये गॉड ड्यूकस को दे दूं तो उसे इनकार नहीं करेंगे। गाइस, आगे के चैप्टर कल आएंगे या परसों आएंगे तो वेट कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग गाइस।